नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल डिफरेंट मूड्स में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट वर्सेस बैंक सेविंग अकाउंट। क्या कमियां हैं पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट में, जो खूबियां बैंक के सेविंग अकाउंट में है, और कहां कहां पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट में हमें फायदे मिल जाते हैं जो हमें बैंक के सेविंग अकाउंट में नहीं मिलते। ये वो छोटी छोटी चीजें हैं जो अकाउंट खोलते समय हम गौर भी नहीं करते। आप लोगों में से बहुत से लोगों का सेविंग अकाउंट बैंक में होगा, किसी का पोस्ट ऑफिस में होगा, लेकिन ये पॉइंट्स शायद सब लोगों को नहीं मालूम होंगे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ा फायदा जो आज के दिन भी पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट में हम सबको मिलता है वो है इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट का इस समय 4% चल रहा है। हालांकि कुछ बैंक्स में, पर्टिकुलरली जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स हैं, उनमें 6%, 7% भी मिलता है, लेकिन उसके साथ मिनिमम बैलेंस की जो एक शर्त है वो बहुत ज्यादा होती है। जैसे अगर कोई बैंक आपको 7% सेविंग का इंटरेस्ट देता है तो 50,000 या लाख रुपया मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की उसकी शर्त रहती है। लेकिन पोस्ट ऑफिस में मिनिमम बैलेंस की बहुत कम की शर्त है, 500 रुपए मिनिमम बैलेंस है, और इंटरेस्ट आपको 4% दिया जाता है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, लगभग इन सभी ने 3.25%, 3.5% के लगभग इस समय सेविंग्स अकाउंट के ब्याज की दरें कर दी हैं, जबकि पोस्ट ऑफिस अभी भी आपको 4% दे रहा है। यह है पहला फायदा पोस्ट ऑफिस के सेविंग्स अकाउंट का। दोस्तों, जब भी हम कोई सेविंग्स अकाउंट खोलते हैं वो दो तरह का हो सकता है, जेनेरिक और नॉन जेनेरिक। जेनेरिक अकाउंट जिसमें आप चेकबुक नहीं लेते हैं, नॉन जेनेरिक अकाउंट यानी कि चेकबुक वाला अकाउंट जिसमें आप साथ में चेकबुक भी इशू करवाते हैं। तो रूटीन प्रोसीजर क्या है कि जब जेनेरिक अकाउंट होता है उसके मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट कम होती है, जो कि पोस्ट ऑफिस में पहले सिर्फ 20 रुपए थी, बाद में 50 रुपए हुई। और नॉन जेनेरिक अकाउंट की यानी कि उस अकाउंट में जिसमें आपने चेकबुक साथ में ली है, 500 रुपए मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन अब पोस्ट ऑफिस के अंदर मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट 500 रुपए कर दी गई है, जबकि बैंक्स के अंदर आमतौर पर मिनिमम बैलेंस आपको 1000 रुपए रखना होता है। तो ये दूसरा फायदा है कि मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट पोस्ट ऑफिस में एज कंपेयर टू बैंक कम है। तीसरा बड़ा फायदा है सेफ्टी। बैंक के अंदर उतनी सेफ्टी नहीं है आपकी रकम की जितनी सेफ्टी पोस्ट ऑफिस के अंदर है। पोस्ट ऑफिस के अंदर चाहे सेविंग्स अकाउंट हो या कोई भी अकाउंट हो, आपका जितना भी पैसा पड़ा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसकी गारंटी करती है आपको पैसा लौटाने की। लेकिन बैंक्स के अंदर आप सब जानते हैं कि 5 लाख रुपए तक की रकम की आपको गारंटी मिलती है। उसके ऊपर की रकम की गारंटी सरकार या रिजर्व बैंक द्वारा आपको नहीं मिलती। इसलिए सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सेविंग्स अकाउंट पोस्ट ऑफिस का प्रेफर करना चाहिए, ना कि किसी भी बैंक का। बैंक चाहे पब्लिक सेक्टर का हो या प्राइवेट सेक्टर का हो, रूल्स सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर सेम रहेंगे। चौथा बड़ा फायदा है पोस्ट ऑफिस के अकाउंट का चेक रिटर्न चार्जेस को लेकर। पोस्ट ऑफिस में आज की डेट में भी चेक रिटर्न चार्जेस सिर्फ 50 रुपए हैं, चाहे वो पेई को पढ़ें या पेयर को पढ़ें। चेक रिटर्न चार्जेस 50 रुपए हैं। लेकिन बैंक्स के अंदर हम सब जानते हैं अलग अलग बैंक्स अलग अलग रेट पर चार्ज कर रहे हैं। कोई 150 रुपए चार्ज कर रहा है, कोई 300 रुपए, यहां तक कि कुछ बैंक 600-700 रुपए तक भी चेक रिटर्न चार्जेस ले लेते हैं, जो कि पोस्ट ऑफिस में सिर्फ 50 रुपए है प्रति चेक। अगला बड़ा फायदा है इसका कि रिमोट एरियाज के अंदर, यानी कि जो दूर दराज के दुर्गम इलाके हैं, रूरल एरियाज हैं, उनके अंदर भी हमें पोस्ट ऑफिस की ब्रांच तो कोई ना कोई मिल ही जाएगी। जनरली जब आप प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में जाते हैं, वहां अपना अकाउंट खोलते हैं, तो रिमोट एरियाज के अंदर आपको उनकी ब्रांच मिलना मुश्किल है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स के अंदर भी देखा गया है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे जो बड़े बैंक हैं उनकी ब्रांचेस तो आपको दूर दराज के इलाकों में फिर भी मिल सकती हैं, लेकिन बाकी जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनकी ब्रांचेस आपको दूर दराज के इलाकों में नहीं मिलती हैं। लेकिन पोस्ट ऑफिस एक ऐसा यूनिट है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी ब्रांच आपको इंडिया के लगभग हर इलाके के अंदर जरूर मिल जाएगी। थोड़ा बहुत दूर या नजदीक हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम ब्रांचेस आपको हर इलाके में मिल जाएंगी, इसलिए ये इसका बड़ा फायदा है। अगला बड़ा फायदा इसका आता है रेट ऑफ इंटरेस्ट को लेकर। दोस्तों, पोस्ट ऑफिस आपको 10 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच में जो आपका मिनिमम बैलेंस है अकाउंट का, उसके ऊपर ब्याज देता है। यानी कि फर्ज कर लीजिए आपने 1 तारीख को उसमें 1000 रुपया रखा था, 9 तारीख तक आपने 1000 रुपया रखा, लेकिन 9 तारीख को दोपहर को 2 बजे आपने उसमें
50,000 रुपए डिपॉजिट कर दिए तो 10 तारीख से लेकर 31 तारीख तक आपका 51,000 उस अकाउंट के अंदर पड़ा हुआ था। तो जो आपको ब्याज मिलेगा वो पूरे महीने का 51,000 का मिलेगा। जो 1 तारीख से 9 तारीख तक था तो आपका केवल 1,000 रुपए उस अकाउंट के अंदर, लेकिन फिर भी ब्याज आपको पूरे 51,000 का मिलता रहेगा। ये 9 दिनों का ब्याज आपको फ्री में मिलता है। ये पोस्ट ऑफिस के अकाउंट का एक और बड़ा फायदा है। लेकिन सिर्फ फायदे ही नहीं, किसी भी सिक्के के दो पहलू होते हैं। इसका दूसरा पहलू है इसके नुकसान, जो शायद कहीं ना कहीं फायदों से ज्यादा बड़े हैं। उनकी लिस्ट इससे ज्यादा लंबी है, चलिए वो भी देखते हैं। दोस्तों, पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट एक पर्सन एक अकाउंट, एक इंडिविजुअल का एक ही अकाउंट पोस्ट ऑफिस में खुलता है। आप भारत के किसी भी दूसरी ब्रांच के अंदर, पोस्ट ऑफिस की किसी भी दूसरी ब्रांच के अंदर दूसरा सेविंग अकाउंट नहीं खोल सकते, जबकि बैंक्स के अंदर ऐसा नहीं है। आप अलग अलग बैंक्स में जाइए, अलग अलग अपने सेविंग्स अकाउंट खोल सकते हैं। इसीलिए दोस्तों, पोस्ट ऑफिस में अगर आपका ज्वाइंट अकाउंट है और उस ज्वाइंट अकाउंट में किसी एक अकाउंट होल्डर की अगर डेथ हो जाती है तो जो अकाउंट होल्डर अभी जिंदा है उसका ऑलरेडी कोई सेविंग अकाउंट पोस्ट ऑफिस में है, तो वो ज्वाइंट अकाउंट को कंटिन्यू नहीं रख सकता। वो ज्वाइंट अकाउंट ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के अंदर एक पर्सन को एक ही सेविंग्स अकाउंट खोलने की परमिशन है। पोस्ट ऑफिस के अंदर जो आपका सेविंग्स अकाउंट है, अगर वो सिंगल अकाउंट है तो आप उसे ज्वाइंट अकाउंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अगर वो ज्वाइंट अकाउंट है तो आप उसे सिंगल अकाउंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये दूसरा बड़ा डिसएडवांटेज है पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट का। मिनिमम बैलेंस चाहे बहुत कम है, 500 रुपए है, लेकिन अगर आपका मिनिमम बैलेंस जो है 500 रुपए, उतनी ही राशि उस अकाउंट के अंदर पड़ी है या 500 रुपए या उससे कम अमाउंट पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में अगर आपकी है, तो आप उस पैसे में से कुछ भी निकाल नहीं पाएंगे। मतलब कहने का ये है कि 500 रुपए अगर आपके उस अकाउंट में है और आपको उसमें से 200 रुपए चाहिए भी हैं, तब भी वो रकम आप उसमें से नहीं निकाल सकते। रादर अगर आप मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करते हैं तो 100 रुपए प्रति वर्ष आपको उसके चार्जेस पड़ते हैं। हर साल 31 मार्च को 100 रुपए आपके अकाउंट में से डेबिट हो जाते हैं, यानी कि ऑटोमेटिकली कट जाते हैं और आपका बैलेंस 100 रुपए घटा के अगले साल के लिए उठा दिया जाता है। और 500 रुपए से कम की राशि पर आपको कोई ब्याज भी नहीं मिलता। अगर आप सेविंग अकाउंट से ब्याज लेना चाहते हैं तो आपको हर हाल में मिनिमम बैलेंस जो 500 रुपए है उससे ऊपर कुछ ना कुछ एवरेज बैलेंस मेंटेन करना ही पड़ेगा। और अगर आप मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करते हैं और 100 रुपए कटते कटते आपका बैलेंस जीरो आ जाता है, तो जीरो बैलेंस आते ही अकाउंट ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है। दोस्तों, जैसे कि हमने पहले बताया कि पोस्ट ऑफिस के अंदर जो भी ब्याज मिलता है आपको 10 तारीख से लेकर महीने के आखिरी दिन, वो 30 हो सकता है, वो 31 तारीख हो सकती है, तो उस आखिरी दिन तक जो किसी भी एक दिन आपका मिनिमम बैलेंस रहा होगा, उस मिनिमम बैलेंस पर आपको पूरे महीने का ब्याज दिया जाता है। जबकि बैंक्स के अंदर ऐसा नहीं है। बैंक्स के अंदर अब मोस्टली जो सिस्टम है वो यही है कि डे टू डे बेसिस पर आपको इंटरेस्ट मिलता है। यानी आज आपके बैंक में 20,000 रुपए हैं तो आपको आज के दिन का 20,000 का इंटरेस्ट मिलेगा। अगले दिन आपने उसमें से 1,000 निकाल लिए तो अगले दिन का 19,000 मिलेगा। उसके बाद आपने 5,000 डिपॉजिट कर दिए तो अगले दिन का 25,000 का इंटरेस्ट मिलेगा। इस तरह से डे टू डे बेसिस के ऊपर आपको बैंक में इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन पोस्ट ऑफिस में ऐसा नहीं होता दोस्तों। पोस्ट ऑफिस में डे टू डे बेसिस पर इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा। 10 तारीख से लेकर 31 तारीख के बीच जितने भी दिन हैं, उन दिनों में जिस दिन अकाउंट का मिनिमम जो बैलेंस था उसी बैलेंस पर आपको ब्याज दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक लगातार लगभग 50,000 रुपए इसके अंदर रखे हुए थे, लेकिन 18 तारीख को 19, 20 यानी 10 से लेकर 31 तारीख को किसी भी दिन आपको पैसे की जरूरत पड़ी और आपने उसमें से 45,000 रुपए निकाल लिए, घंटे बाद भी आपको लगता है, सिर्फ 1 घंटे बाद आपको लगता है कि आपको पैसे की जरूरत नहीं है, आपने वापस डिपॉजिट कर दिया, लेकिन किसी एक क्षण के लिए उसमें मिनिमम बैलेंस 5,000 रुपए था, तो पूरे महीने का इंटरेस्ट आपको 5,000 रुपए का ही मिलेगा। ये बड़ा एक मेजर फर्क है पोस्ट ऑफिस के सेविंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट कैलकुलेशन का और बैंक के सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट कैलकुलेशन का। पोस्ट ऑफिस के अंदर जिस दिन भी आप अकाउंट क्लोज कर रहे हैं, आपको उस महीने का कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। चाहे आप 1 तारीख को क्लोज कीजिए, चाहे आप 10 को कीजिए, 15 को कीजिए या महीने के आखिरी दिन कीजिए, जिस महीने के अंदर आप अकाउंट बंद करवा रहे हैं,
पोस्ट ऑफिस आपको उस पूरे महीने का 1 रुपया भी ब्याज का नहीं देता। ब्याज उससे पिछले महीने की 31 तारीख तक का ही दिया जाता है। स्टाफ बिहेवियर एंड डिले इन सर्विसेज, चेक रियलाइजेशन हो या कोई और सर्विसेज हो या ऑनलाइन सर्विसेज हो, इस तरह के सभी कामों के अंदर पोस्ट ऑफिस अभी भी बैंक से काफी पीछे है। एटीएम पोस्ट ऑफिस का आपको कहीं नहीं मिलेगा। एक बैंक का एटीएम आपको मिल जाएगा जगह जगह, एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई है, कोई एसबीआई है, इनके एटीएम जगह जगह आपको लगे हुए मिलेंगे, लेकिन आज तक शायद आपने इंडिया पोस्ट का कोई भी एटीएम लगा हुआ नहीं देखा होगा। एटीएम अगर उनका कार्ड चलता भी है तो आपको किसी न किसी बैंक के एटीएम के ऊपर ही ऑपरेट करना होगा, जिसके के चार्जेस होंगे। लेकिन आप ये मानकर चल सकते हैं कि पोस्ट ऑफिस के अंदर लगभग एटीएम की फैसिलिटी ना के बराबर है। पोस्ट ऑफिस में अगर आपका सेविंग्स अकाउंट है और आप उसमें से कैश विड्रॉ करना चाहते हैं तो आप जो बेस लोकेशन है उस अकाउंट की, वहां तो जितना चाहे उतना पैसा निकाल पाएंगे। लेकिन अगर बेस लोकेशन से नहीं निकाल रहे हैं तो मैक्सिमम लिमिट 25,000 रुपए विड्रॉल की है इन 1 डे। ये एक बहुत बड़ी कमी है, जबकि बैंक्स के सेविंग्स अकाउंट के अंदर ऐसा कम देखने में मिलता है। दोस्तों, कहने को तो पोस्ट ऑफिस नेट बैंकिंग देता है, मोबाइल बैंकिंग की फैसिलिटी भी दे रहा है, लेकिन इसकी सच्चाई काफी लोगों को नहीं मालूम होगी। पोस्ट ऑफिस जो नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग की सुविधा देता है वो इंट्रा ऑपरेबल ही है, यानी कि इंटर ऑपरेबल नहीं है। मतलब कहने का यह है कि अगर पोस्ट ऑफिस से आपने मोबाइल बैंकिंग के थ्रू या नेट बैंकिंग के थ्रू कोई ट्रांजैक्शन करनी है तो वो एक पोस्ट ऑफिस के अकाउंट से दूसरे पोस्ट ऑफिस के अकाउंट के अंदर ट्रांसफर रकम हो पाएगी। लेकिन पोस्ट ऑफिस से बाहर किसी बैंक में या किसी प्राइवेट पर्सन को आप नहीं दे सकते। पोस्ट ऑफिस के दायरे के अंदर उनके अपने सॉफ्टवेयर के अंदर ही ट्रांजैक्शंस घूमती रहेंगी। पोस्ट ऑफिस से बाहर अगर आप किसी को पेमेंट करना चाहते हैं जिसका अकाउंट पोस्ट ऑफिस में नहीं है, चाहे वो किसी भी रूप में करनी हो, वो आप नहीं कर पाएंगे। पोस्ट ऑफिस सिर्फ इंट्रा ऑपरेबल ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस की ही परमिशन देता है। कहने का भाव यह है कि अगर आपका एक सेविंग अकाउंट बैंक में है, दूसरा सेविंग अकाउंट पोस्ट ऑफिस में है और आपके ब्रदर का सेविंग अकाउंट भी पोस्ट ऑफिस में है, तो आप अपने ब्रदर के अकाउंट में ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन आप अपने दूसरे अकाउंट के अंदर जो कि बैंक में है, क्योंकि वो पोस्ट ऑफिस से बाहर है, उसके अंदर ऑनलाइन ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आपको चेक ही इशू करना पड़ेगा। इसी तरह से ऑनलाइन अगर आप लॉन्ग टर्म सेविंग स्कीम के अंदर ट्रांसफर करना चाहते हैं, जैसे कि रेकरिंग डिपॉजिट हुआ, पीपीएफ अकाउंट हो गया या फिर सुकन्या समृद्धि अकाउंट है, इस तरह के जो अकाउंट्स हैं अगर आपने पोस्ट ऑफिस में ही ओपन किए हुए हैं तब तो आप सेविंग अकाउंट से ऑनलाइन इन अकाउंट्स के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका सेविंग अकाउंट पोस्ट ऑफिस में है लेकिन आपका रेकरिंग अकाउंट, पीपीएफ अकाउंट या फिर सुकन्या समृद्धि अकाउंट, कोई भी और अकाउंट, वो अगर आपका बैंक में है तो आप उसको ऑनलाइन ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। यहां वही शर्त है कि पोस्ट ऑफिस सिर्फ इंट्रा ऑपरेबल ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस को परमिट करता है। पोस्ट ऑफिस के अंदर कोई अकाउंट है उसमें आप ट्रांसफर कर पाएंगे, उससे बाहर नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, इसके बाद भी कुछ खूबियां होंगी जो छूट गई होंगी, कुछ कमियां होंगी जो बताने में रह गई होंगी। आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर हमें जरूर बताइएगा। वीडियो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर कर दिया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहें डिफरेंट मूड्स। थैंक यू।